हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 दूसरा करेंगे, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए है और इसमें हमने सभी यूनिट को लगभग कवर किया है। अगर आप लोग राजनीति विज्ञान से यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करें और आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शांति और संघर्ष के अध्ययन में शामिल है। तो शांति और संघर्ष के अध्ययन में शामिल है हिंसक और अहिंसक व्यवहार, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, शांति के अध्ययन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो संघर्ष जन स्थिति को कम करना और उसका निवारण, ये दोनों आते हैं शांति के अध्ययन के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों शांति के अध्ययन के संदर्भ में संघर्ष जन स्थिति को कम करना और उसका निवारण, ये विचार संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी होता है, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष और शांति के अध्ययन में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? संघर्ष और शांति के अध्ययन में निम्न में से कौन से कथन हैं जो कि सत्य हैं? तो देखिए, इसमें जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। संघर्ष और शांति के अध्ययन के संबंध में लिंग अध्ययन का संबंध, राजनीति विज्ञान का शामिल होना और शांति अर्थशास्त्र जैसे उप विषयों का अध्ययन संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी। यानी उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं संघर्ष और शांति के अध्ययन के संबंध में। अगला हमारा प्रश्न है, सैन्य अध्ययन का उद्देश्य होता है। तो सैन्य अध्ययन का उद्देश्य होता है संघर्षों में हिंसक साधनों की सहायता से विजय प्राप्ति। सैन्य अध्ययन का उद्देश्य होता है संघर्षों में हिंसक साधनों की सहायता से विजय प्राप्ति। हमारा आंसर सी होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध की परिभाषा में मूल रूप से होते हैं। युद्ध की परिभाषा में मूल रूप से सम्मिलित हैं तरह तरह की स्थितियां, शक्ति का हिंसक प्रयोग। तो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन सी। युद्ध की परिभाषा के अंतर्गत मूल रूप से सम्मिलित हैं तरह तरह की स्थितियां और शक्ति का हिंसक प्रयोग। ए और बी दोनों। तो आंसर सी होता है हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में युद्ध के प्रकार हैं। वर्तमान में युद्ध के प्रकार हैं सीमित युद्ध एवं गृह युद्ध, आक्रामक युद्ध एवं शीत युद्ध, गुरिल्ला युद्ध एवं सीमा युद्ध। हमारा ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन डी। ये सभी युद्ध के प्रकार हैं वर्तमान में। सीमित युद्ध एवं गृह युद्ध, आक्रामक युद्ध एवं शीत युद्ध, गुरिल्ला युद्ध एवं सीमा युद्ध, यह सभी वर्तमान समय में युद्ध के प्रकार हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किसने कहा है? तो युद्ध एक ही प्रकार की इकाइयों के बीच हिंसात्मक संपर्क होता है। युद्ध एक ही प्रकार की इकाइयों के बीच हिंसात्मक संपर्क होता है, यह कथन है क्विंसी राइट का। ऑप्शन सी हमारा सी होता है, क्विंसी राइट। क्विंसी राइट ने कहा है कि जो युद्ध है वह एक ही प्रकार की इकाइयों के बीच हिंसात्मक संपर्क होता है। ऑप्शन सी हमारा सी होता है, क्विंसी राइट का। अगला प्रश्न है, युद्ध का उद्देश्य है। युद्ध का उद्देश्य है, तो युद्ध का जो उद्देश्य है सशस्त्र सेना का प्रयोग कर शत्रु को हानि पहुंचाना और व्यवस्थित बल का प्रयोग कर शत्रु को पराजित करना। तो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन डी। ए और बी दोनों। युद्ध के उद्देश्य हैं सशस्त्र सेना का प्रयोग कर शत्रु को हानि पहुंचाना और व्यवस्थित बल का प्रयोग कर शत्रु को पराजित करना, ये दोनों उद्देश्य हैं युद्ध के। हमारा ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन डी। ए और बी दोनों। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है, युद्ध की विशेषताओं में किनका वर्णन किया गया है? हमारा आंसर सी होगा, शत्रु राष्ट्र पर सशस्त्र सेना का उपयोग कर जान माल की हानि पहुंचाई जाती है और राष्ट्रीय हित प्राप्ति यह इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। युद्ध की विशेषताओं में वर्णन किया गया है, शत्रु राष्ट्र पर सशस्त्र सेना का उपयोग कर जान माल की हानि पहुंचाई जाती है और राष्ट्रीय हित प्राप्ति यह एक प्रमुख लक्ष्य होता है। राष्ट्रीय हित की जो प्राप्ति है वही प्रमुख लक्ष्य होता है युद्ध की विशेषताओं का। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न है हमारा, परंपरागत युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं। तो परंपरागत युद्ध में प्रयोग किया जाता है बंदूकों का, टैंकों का, परमाणु अस्त्रों का। ऑप्शन डी हमारा सही होगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय नीति का मुख्य उपकरण है। राष्ट्रीय नीति का मुख्य उपकरण है युद्ध। राष्ट्रीय नीति का जो मुख्य उपकरण है वह है युद्ध। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या है 193, 193। ऑप्शन डी 193 वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सी होगा, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्यास परिषद। ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, परंतु न्यास परिषद जो है इस समय कार्य नहीं करती। अगला प्रश्न है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा गया है। तो दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है सुरक्षा परिषद को। ऑप्शन बी सही होता है हमारा, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की लघु संसद की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है। तो विश्व की लघु संसद कहा जाता है महासभा को। ऑप्शन सी महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या है 54, 54 है वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य की संख्या। 54 है वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न हमारा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों का कार्यकाल होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 3 वर्ष का। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं। अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में कहाँ पर होती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं। अप्रैल में होती है यह न्यूयॉर्क में और जुलाई में कहाँ पे होती है यही बतलाना है। तो जुलाई में होती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें जिनेवा में। ऑप्शन सी जिनेवा में जुलाई माह में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें होती हैं। यह वर्ष में 2 बार होती हैं, जो अप्रैल महीने में और जुलाई महीने में होती है। अप्रैल महीने में जो होती है वह न्यूयॉर्क में होती है और जो जुलाई महीने में होती है वह जिनेवा में होती है। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है, जिसमें शामिल है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है, जिसमें शामिल है। देखिए इसमें शामिल है आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष। तो हमारा आंसर सी होगा ऑप्शन डी, ये सभी। आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष जो है इनके माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपना कार्य पूरा करती है। ये स्थायी और विशेष समितियां हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की, जिसके माध्यम से ही अपने कार्य को पूरा करती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, जिन राष्ट्रों को न्याय का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं। जिन राष्ट्रों को न्याय का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका। ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी जो हैं ये इन राष्ट्रों को न्याय का भार सौंपा गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका, ये तीनों। ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के ऐसे कौन से स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन कोई न्यास क्षेत्र नहीं है।
सुरक्षा परिषद के ऐसे कौन से स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन कोई न्यास क्षेत्र नहीं है, जिनके शासन का कोई न्यास क्षेत्र नहीं है? तो वह है रूस, चीन और फ्रांस। ये सभी, इन तीनों का कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। ये तीनों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी, रूस, चीन और फ्रांस। अगला प्रश्न है, नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप के स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप के, किस द्वीप के, जो प्रशासित प्रशांत द्वीप का कौन सा द्वीप है जिसके स्वतंत्र होने के साथ ही जो न्यास परिषद है उसके कार्य को लगभग समाप्त कर दिया गया है या समाप्त हो गया है? तो वह द्वीप है पलाऊ। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जो पलाऊ है इसके स्वतंत्र होने के बाद साथ ही जो न्यास परिषद है उसका कार्य लगभग समाप्त हो गया है। ऑप्शन ए सही होगा, पलाऊ। यह अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप है जो कि जिसके स्वतंत्र होने के बाद जो नवंबर 1994 में स्वतंत्र होता है और इसके स्वतंत्र होने के साथ ही जो न्यास परिषद है उसका कार्य लगभग समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के संबंध में क्या सही है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है उनके संबंध में क्या सही है? तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं वे सचिवालय का प्रमुख होता है। इसको दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है और घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो यह तीनों कथन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के विषय में सही है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया? विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया? तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी, इमैनुअल वालरस्टीन। इमैनुअल वालरस्टीन द्वारा विश्व व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत सर्वप्रथम पेश किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण संवाद संबंधित नहीं है। उत्तर दक्षिण संवाद किससे संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही होगा, आसियान से संबंधित नहीं है उत्तर दक्षिण संवाद। बाकी विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन APEC, G8+5 ये तीनों संबंधित है उत्तर दक्षिण संवाद से। आसियान जो है यह संबंधित नहीं है उत्तर दक्षिण संवाद से। तो हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी, आसियान। नेक्स्ट है, नियो की स्थापना के मार्ग हैं। तो देखिए, जो नियो की स्थापना के मार्ग है वह है उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद जो है यह नियो की स्थापना के मार्ग हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खाड़ी युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का सपना देखने वाला, खाड़ी युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का सपना देखने वाला राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जो थे इन्होंने खाड़ी युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का सपना देखा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत नहीं है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत नहीं है। तो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन बी, विश्व सरकार की स्थापना करना। यह बुनियादी सिद्धांत नहीं है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है वह है विश्व मुद्रा व्यवस्था में समानीकरण करना, बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना और विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। यह नहीं है कि विश्व सरकार की स्थापना करे। तो बुनियादी सिद्धांत नहीं है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की। ऑप्शन बी, विश्व सरकार की स्थापना करना। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो इनमें से जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन सी, इसका मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये IMF के विषय में कहा गया है। तो इसका मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह जो है इसके IMF के विषय में गलत है। तो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन सी। सत्य कथन देखिए, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में
1980 के दशक में प्रारंभ हुआ है। इसका प्रारंभ IMF द्वारा किया गया और यह मूलतः 9 उदारवादी नीतियों का विश्व व्यावहारिक प्रयोग है। तो जो गलत है वह ऑप्शन सी। इसका मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्यों के अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देखिए, यह बात हो रही है संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम जो है यह 1980 के दशक में प्रारंभ होता है IMF की सहायता से। और यह जो है संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम जो है यह मूलतः 9 उदारवादी नीतियों का विश्वव्यापक एवं व्यावहारिक प्रयोग है। तो जो संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के संबंध में गलत है वह है इसका मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण का अर्थ है संबद्धता, एक प्रकार की संबद्धता निर्जातीय है। इसका अर्थ है भूमंडलीकरण का अर्थ है संबद्धता, एक प्रकार की संबद्धता निर्जातीय है। इसका अर्थ क्या है? जो संबद्धता है, देखिए भूमंडलीकरण का अर्थ है संबद्धता और संबद्धता एक प्रकार की संबद्धता निर्जातीय है। इसका अर्थ है तो हमारा ऑप्शन सी होगा लोगों का संचलन। ऑप्शन ए, लोगों का संचलन अर्थ है संबद्धता निर्जातीय संबद्धता का। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1945 में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 1945 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय है, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय वह स्थित है वाशिंगटन DC में। ऑप्शन बी सही होगा, वाशिंगटन में। आसियान इसके लिए है, जो आसियान है वह संबंधित है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से। ऑप्शन सी, आसियान रिलेटेड है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है आतंकवाद शब्द का मूल रूप से आतंक के राज के दौरान जैकोबियन क्लब में कार्यों का वर्णन करने के लिए किया गया था। मूल रूप से किसमें आतंक के राज के दौरान जैकोबियन क्लब के कार्यों का वर्णन करने के लिए किया गया था? जो आतंकवाद है इस शब्द का जो मूल रूप से प्रयोग किया गया था कहाँ पर या किस क्रांति में? आतंक के राज के दौरान जैकोबियन क्लब के कार्यों के वर्णन को जैकोबियन क्लब के कार्यों के वर्णन के रूप में। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ए, फ्रांसीसी क्रांति। आतंकवाद शब्द का मूल रूप से प्रयोग किया गया फ्रांसीसी क्रांति में आतंक के राज के दौरान जैकोबियन क्लब के कार्यों के वर्णन के रूप में। ऑप्शन ए सही होगा हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के लिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति अपनाई? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति अपनाई? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति अपनाई 8 सितंबर 2006 में। 8 सितंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति को अपनाया गया। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 8 सितंबर 2006। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो वर्ष 2016 में 10वीं वर्षगांठ मनाई गई वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 2016 में। वर्ष 2016 में 10वीं वर्षगांठ मनाई जाती है वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय प्रस्तुत किया? भारत में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय CCIT को प्रस्तुत किया गया? तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी, वर्ष 1996 में। वर्ष 1996 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय प्रस्तुत किया गया, वर्ष 1996। अगला प्रश्न है कि वित्तीय कार्यवाही बल FATF वित्तीय कार्यवाही बल की स्थापना कब हुई? तो वित्तीय कार्यवाही बल की स्थापना होती है
वर्ष 1989 में। वर्ष 1989 में वित्तीय कार्यवाही बल फैट की स्थापना होती है। 1989 में, वर्ष 1989 में वित्तीय कार्यवाही बल की स्थापना होती है। ऑप्शन डी हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी समन्वय समझौते से संबंधित क्या सत्य है? संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आतंकवाद विरोधी समन्वय समझौते से संबंधित सत्य कथन बतलाना है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही होगा, यह संयुक्त राष्ट्र प्रमुख 36 संगठनात्मक संस्थाओं, इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन के मध्य एक समझौता है और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्याओं से निपटने के लिए सदस्य देशों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करना। जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा वैश्विक आतंकवाद विरोधी समन्वय समझौता जो हुआ है वह संबंधित है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 36 संगठनात्मक संस्थाओं, इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन के मध्य एक समझौता, और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए सदस्य देशों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करना। यह संबंधित है वैश्विक आतंक विरोधी समन्वय समझौते से, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया। तो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब की गई? मानव अधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब की गई? हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन सी, 15 मार्च 2006। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई, 15 मार्च 2006 को। अगला प्रश्न है, शरणार्थी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? शरणार्थी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जो शरणार्थी शरण मांगने वाला व्यक्ति है और वह व्यक्ति होता है जो कहता है कि वह शरणार्थी है, लेकिन उसके दावे का अभी तक निश्चित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया स्रोत है। और सभी शरण मांगने वाले व्यक्ति तब तक संभावित शरणार्थी होते हैं जब तक कि UNHCR या सरकार द्वारा उनके मामलों का निर्धारण नहीं कर दिया जाता। तो शरणार्थी से संबंधित सत्य कथन है, शरण मांगने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो कहता है कि वह शरणार्थी है, लेकिन उसके दावे का अभी तक निश्चित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है स्रोत से। और सभी शरण मांगने वाले व्यक्ति तब तक संभावित शरणार्थी होते हैं जब तक कि UNHCR या सरकार द्वारा उनके मामले का निर्धारण नहीं कर दिया जाता। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा UNHCR कब स्थापित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा UNHCR स्थापित किया गया 13 दिसंबर 1951। ऑप्शन सी हमारा सी होता है, 13 दिसंबर 1951 को। अगला प्रश्न है, देश की आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति की मुख्य आवश्यकता क्या थी? तो देश की आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति की मुख्य आवश्यकता थी आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता उस समय की सबसे मुख्य आवश्यकता थी। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। नेक्स्ट है, उत्तर औपनिवेशिक काल में नेहरू ने भारत की शक्ति को किस रूप में देखा? उत्तर औपनिवेशिक काल में नेहरू ने भारत की शक्ति को किस रूप में देखा? तो नेहरू ने भारत की शक्ति को देखा था गहन सभ्यता की संपदा के रूप में। गहन सभ्यता की संपदा के रूप में उत्तर औपनिवेशिक काल में नेहरू जी ने भारत की शक्ति को देखा था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि देश की आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति की मुख्य आवश्यकता क्या थी? तो देश की आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति की मुख्य आवश्यकता थी आर्थिक सहायता की। ऑप्शन बी सही होगा हमारा, आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी देश की आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति की। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर औपनिवेशिक काल में नेहरू ने भारत की शक्ति को किस रूप में देखा? तो उत्तर औपनिवेशिक काल में नेहरू ने भारत की शक्ति को गहन सभ्यता की संपदा के रूप में देखा। गहन सभ्यता की संपदा के रूप में नेहरू ने भारत की शक्ति को देखा उत्तर औपनिवेशिक काल में। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। नेक्स्ट है कि आज भारत महाशक्तियों के साथ विदेश नीति में किन शक्तियों का प्रयोग करता है? तो आज का भारत महाशक्तियों के साथ
नरम विदेश नीति और कठोर विदेश नीति, दोनों प्रकार की विदेश नीतियों का प्रयोग कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी नरम विदेश नीति और कठोर विदेश नीति, इनका प्रयोग भारत महाशक्तियों के साथ कर रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति कैसी थी? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट विचार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट विचार थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत ने उपनिवेशवाद विरोधी नीति का अनुगमन कब किया? भारत ने उपनिवेशवाद विरोधी नीति का अनुगमन कब किया? तो भारत ने उपनिवेशवाद विरोधी नीति का अनुगमन किया स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा, दोनों समय में। स्वतंत्रता से पहले भी उन्होंने उपनिवेशवाद विरोधी नीति को अपनाया और स्वतंत्रता के बाद भी। तो ऑप्शन सी हमारा सही होता है, दोनों समय में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की विदेश नीति कैसी थी? स्वतंत्रता के बाद से ही जो भारत की विदेश नीति थी वह कैसी थी? तो स्वतंत्रता के बाद से जो भारत की विदेश नीति थी वह स्वतंत्र थी, स्वतंत्र विदेश नीति थी भारत की स्वतंत्रता के बाद। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर औपनिवेशिक काल में भारत किस संधि के पक्ष में नहीं रहा? उत्तर औपनिवेशिक काल में भारत किस संधि के पक्ष में नहीं रहा? तो ऑप्शन सी होगा हमारा, ऑप्शन बी, सैनिक संधि के पक्ष में नहीं रहा था उत्तर औपनिवेशिक काल में भारत। अगला प्रश्न है कि शांति युद्ध के दौरान भारत ने किस विश्व शक्ति के साथ बिना भेदभाव के मित्रता की? शांति युद्ध के दौरान भारत ने किस विश्व शक्ति के साथ बिना भेदभाव के मित्रता की? तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन सी, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट, दोनों के साथ ही भारत ने बिना भेदभाव के मित्रता की थी शांति युद्ध के दौरान। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत किसे विश्व शांति की कुंजी मानता है? भारत किसे विश्व शांति की कुंजी मानता है? तो भारत विश्व शांति की कुंजी मानता है निशस्त्रीकरण को। ऑप्शन बी, निशस्त्रीकरण को भारत विश्व शांति की कुंजी मानता है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो। भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन था पर्रिकर का। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। पर्रिकर का कथन था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, पर्रिकर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 में किस कारण से भारत की आर्थिक योजनाओं को अत्यधिक झटका लगा? वर्ष 1956 में किस कारण से भारत की आर्थिक योजनाओं को अत्यधिक झटका लगा? तो वह कारण था स्वेज नहर का संकट। स्वेज नहर संकट जो था वर्ष 1956 में, जिसके कारण आर्थिक योजनाओं को अत्यधिक झटका लगा था भारत की आर्थिक योजनाओं को। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, स्वेज नहर संकट 1956 में। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध काल में भारत और अमेरिका के मध्य साझेदारी न होने का प्रमुख कारण क्या था? शीत युद्ध काल में भारत और अमेरिका के मध्य साझेदारी न होने का प्रमुख कारण क्या था? तो वह कारण था गुटनिरपेक्षतावादी नीति। भारत ने गुटनिरपेक्षतावादी नीति को अपनाया था, जो कि भारत और अमेरिका के मध्य साझेदारी न होने का प्रमुख कारण था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया में अमेरिका की क्या नीति थी? शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया में अमेरिका की नीति क्या थी? तो उस समय अमेरिका की नीति थी समाजवाद को रोकना। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, समाजवाद को रोकना, यह अमेरिका की नीति थी दक्षिण एशिया में शीत युद्ध काल के दौरान। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, समाजवाद को रोकना। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा शीत युद्ध में गुटनिरपेक्षतावादी होने से अमेरिका ने किस देश के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए? भारत द्वारा शीत युद्ध में गुटनिरपेक्षतावादी होने से अमेरिका ने किस देश के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए? तो वह देश था पाकिस्तान। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने
मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे जब भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षतावाद को अपनाया था। तो ऑप्शन डी हमारा सी होगा, पाकिस्तान के साथ। अगला है, किस वर्ष में भारत तथा अमेरिका के मध्य संयुक्त आयोग की स्थापना हुई? किस वर्ष में भारत तथा अमेरिका के मध्य संयुक्त आयोग की स्थापना हुई? तो संयुक्त आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1974 में। भारत तथा अमेरिका के मध्य संयुक्त आयोग की स्थापना हुई 1974 में। ऑप्शन बी हमारा सही होता है, 1974 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1982 में अमेरिका ने किस भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ईंधन की आपूर्ति शुरू की? वर्ष 1982 में अमेरिका ने किस भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ईंधन की आपूर्ति को शुरू किया? तो वह था तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन सी, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को वर्ष 1982 में अमेरिका ने ईंधन आपूर्ति शुरू की। अगला प्रश्न है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ? किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ? तो 1980 के दौरान। वर्ष 1980 के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 1980 में। अगला प्रश्न है, मार्च 2005 में किन दो देशों के मध्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए? मार्च 2005 में किन दो देशों के मध्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो वह देश था भारत और अमेरिका। ऑप्शन बी, भारत और अमेरिका के मध्य मार्च 2005 में परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत और अमेरिका के मध्य मार्च 2005 में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के मध्य किन क्षेत्रों के साझा हित के लिए सामरिक वार्ता नहीं हुई? भारत और अमेरिका के मध्य किन क्षेत्रों के साझा हित के लिए सामरिक वार्ता नहीं हुई? तो भारत और अमेरिका के मध्य पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों के साझा हित के लिए सामरिक वार्ता नहीं हुई थी। बाकी दक्षिण पूर्वी एशिया, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य साझा हित के लिए सामरिक जो वार्ता की गई थी, पर जो पश्चिम एशिया, इसके लिए कोई सामरिक वार्ता नहीं हुई थी भारत और अमेरिका के मध्य। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका ने किन सम्मेलनों में अपने समर्थन को स्पष्ट किया? भारत और अमेरिका ने किन सम्मेलनों में अपने समर्थन को स्पष्ट किया? तो भारत और अमेरिका ने एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंत्र और आसियान रक्षा मंत्री बैठक, इन तीनों ही सम्मेलनों में अपने समर्थन को स्पष्ट किया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते में कितने अनुच्छेद हैं? भारत अमेरिका परमाणु समझौता जो हुआ है वहाँ उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत और अमेरिका परमाणु समझौते में लगभग जो अनुच्छेद है वह है 14 अनुच्छेद। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 14 अनुच्छेद है भारत अमेरिका परमाणु समझौते में 14 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 1950 से वर्तमान तक किन देशों के बीच संबंध हमेशा मैत्रीपूर्ण रहे? भारत के साथ वर्ष 1950 से वर्तमान तक किन देशों के बीच संबंध जो है वह हमेशा मैत्रीपूर्ण रहे हैं? तो वह है भारत और रशिया के मध्य। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। नेक्स्ट है कि किस संगठन के अभाव में विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती? किस संगठन के अभाव में विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती? तो वह संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभाव में विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला है कि भारत तथा संयुक्त राष्ट्र के साझा मूल्य कौन से हैं? भारत तथा संयुक्त राष्ट्र के साझा मूल्य शांति और निशस्त्रीकरण दोनों ही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, शांति और निशस्त्रीकरण। अगला प्रश्न है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर स्वतंत्रता से पहले ही कर लिए थे। ऑप्शन ए, स्वतंत्रता से पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना दुनिया जीवित नहीं रह सकती? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना दुनिया जीवित नहीं रह सकती। तो यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना दुनिया जीवित नहीं रह सकती। ऑप्शन ए। भारत साम्यवादी देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान दिलाने के लिए भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है। किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान दिलाने के लिए भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है? तो वह देश है, साम्यवादी जो देश है वह है चीन। चीन के लिए जो भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें स्थान दिलाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश का स्थान दिलाने के लिए भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई थी चीन के लिए। ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भारत की स्पष्ट नीति क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भारत की स्पष्ट नीति क्या है? तो हमारा आंसर इसमें सही होगा वैश्विक झगड़ों को शांतिपूर्ण निपटारा, संयुक्त राष्ट्र को व्यापक बनाना और संयुक्त राष्ट्र संघ में आर्थिक सहायता। तो ये जो तीनों हैं उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि उपयुक्त सभी जो हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भारत की स्पष्ट नीति है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत ने किन देशों में अपने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में भेजा? भारत ने किन देशों में अपने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में भेजा? तो वह देश थे कोरिया, कांगो, दक्षिणी सूडान। ये तीनों, ये सभी, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कोरिया, दक्षिण सूडान और कांगो जो थे इन्हें भारत ने इन देशों में सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में भेजा था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संस्थान भारत में स्थापित नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संस्थान है जो भारत में स्थापित नहीं है? तो वह है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन सी, डी सही होगा हमारा। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है यह भारत में नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ किन क्षेत्रों में भारत की उन्नति में सहयोग कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ किन क्षेत्रों में भारत की उन्नति में सहयोग कर रहा है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह खाद्य क्षेत्र में, कृषि संगठन क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भारत की उन्नति में सहयोग कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा डी, ये सभी, यानी खाद्य क्षेत्र, कृषि संगठन क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र में सहायता कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, उन्नति में सहयोग कर रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत की वैदेशिक नीति का प्रमुख तत्व क्या है? तो भारत की वैदेशिक जो नीति है उसका प्रमुख तत्व है विश्व शांति और महात्मा बुद्ध और गांधी की नीति। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, विश्व शांति और महात्मा बुद्ध और गांधी की नीति। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि विश्व शांति के लिए भारत ने किस सिद्धांत का प्रतिपालन किया? विश्व शांति के लिए भारत ने किस सिद्धांत का प्रतिपालन किया? तो विश्व शांति के लिए भारत ने पंचशील सिद्धांत का प्रतिपालन किया था। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत ने मालदीव में सेना भेजकर शांति स्थापित की? किस वर्ष भारत ने मालदीव में सेना भेजकर शांति स्थापित की थी? तो वह वर्ष था 1977। 1977 में भारत ने मालदीव में सेना भेजकर शांति स्थापित की थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि संविधान का कार्य क्या है? तो संविधान का कार्य है राजनीतिक शक्ति का गठन करना। ऑप्शन सी, राजनीतिक शक्ति का गठन करना संविधान का कार्य है। अगला है कि भारत में कब नए गणराज्य का शुभारंभ हुआ? भारत में कब नए गणराज्य का शुभारंभ हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणराज्य बना। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में लोकतंत्रात्मक स्वशासी संस्थाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में लोकतंत्रात्मक स्वशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की गलत प्रवृत्तियों के कारण कंपनी को हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए 1772 में गठित समिति का नाम जिसके प्रतिवेदन पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया वह समिति थी गुप्त समिति। ऑप्शन सी, गुप्त समिति
के नाम पर यह प्रतिवेदन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह पारित किया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? तो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वह 1773 का जो एक्ट था उसके द्वारा की गई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1774 में जो स्थापित सुप्रीम कोर्ट था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश 1774 में जो स्थापना हुई थी 1773 के एक्ट के द्वारा। 1773 के अधिनियम द्वारा एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त कितने पार्षद नियुक्त किए गए? तो जो 1773 के अधिनियम द्वारा जो प्रशासक मंडल गठित किया गया था उसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त जो पार्षद की संख्या थी पार्षदों की वह 4 थी, ऑप्शन बी, 4 पार्षद नियुक्त किए गए थे। किसी अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया? किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। संधि तथा युद्ध के विषयों में बम्बई तथा मद्रास की सरकारें बंगाल सरकार के अधीन किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? संधि तथा युद्ध के विषयों में बम्बई तथा मद्रास की जो सरकारें थी वह बंगाल सरकार के अधीन कर दी गई। वह अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के प्रस्तुत किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के प्रस्तुत किए जाने के समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वह थे वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का मूल दर्शन हमें संविधान के किस भाग में मिलता है? भारत के संविधान का मूल दर्शन मिलता है प्रस्तावना में। सेकेंड है, नेक्स्ट है कि भारत को मृदु राज्य किसने बताया? तो भारत को मृदु राज्य बताया था गुरनार मिडल होगा ना, यहाँ तो गुरनार मिडल ने भारत को मृदु राज्य कहा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य जो थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने संविधान के किस भाग को राजनीतिक कुंडली का नाम दिया? तो राजनीतिक कुंडली कहा था प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन ए। संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किस प्रस्ताव में कहा जाता है? संविधान का प्रस्तावना का जो आधार था वह पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किस प्रस्ताव को कहा जाता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव को कहा जाता है। प्रस्तावना के द्वारा किस तिथि को संविधान को अनियमित तथा आत्मर्पित किया गया था? प्रस्तावना के द्वारा किस तिथि को संविधान को अधिनियमित तथा आत्मर्पित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना के लिए क्या सही नहीं है? हमारे संविधान की प्रस्तावना के लिए क्या सही नहीं है? तो यह एक कानूनी दस्तावेज है, यह सही नहीं है, ऑप्शन ए। बाकी यह अवसर की समानता प्रदान करता है, यह विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो प्रस्तावना से संबंधित नहीं है कि यह एक कानूनी दस्तावेज है। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में यह निश्चित किया कि यद्यपि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी परंतु यह संविधान का भाग नहीं है? तो संविधान का भाग नहीं माना गया था बेरूबारी केस में, जो कि 1960 का था। इसके तहत जो प्रस्तावना है उसे संविधान का भाग नहीं माना गया था, उसे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कहा गया था। ऑप्शन सी हमारा सी होगा, बेरूबारी केस के अंतर्गत।
उद्देशिका में वर्णित स्वतंत्रता समानता का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसमें स्वतंत्रता समानता का वर्णन मिलता है, जो कि उद्देशिका में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए होगा हमारा भाग 3 में। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणतंत्र के प्रमुख लक्ष्य हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणतंत्र के प्रमुख लक्ष्य हैं तो न्याय, स्वतंत्रता तथा भारतीत्व एवं समानता, ये तीनों। ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी जो हैं यह प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणतंत्र के प्रमुख लक्ष्य हैं। न्याय, स्वतंत्रता तथा भारतीत्व एवं समानता। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता के अभाव में जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वह नगण्य है। ऑप्शन सी, राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वह नगण्य है। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, 1976 में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की संस्थाएं भारत में किस दौरान अपनानी शुरू हुई? तो जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं वह भारत में अपनानी शुरू हुई थी उपनिवेशिक शासन के काल से ही। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। भारत सरकार अधिनियम ने कौन से प्रावधानों में अपना स्थान बनाया था? भारत सरकार अधिनियम में कौन से प्रावधानों में अपना स्थान बनाया था? तो 1909 के प्रावधान, 1919 के प्रावधान और 1935 के प्रावधान, इन तीनों के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। इन सभी के द्वारा भारत सरकार अधिनियम ने प्रावधानों को अपना स्थान बनाया था। इन तीनों प्रावधानों को, 1909 के प्रावधान को, 1935 के प्रावधान को और 1919 के प्रावधान को। भारत का संसदीय स्वरूप किन सिद्धांतों पर आधारित है? भारत का संसदीय स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार और आवधिक चुनाव के सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निर्देशकों के लोकतंत्र के संबंध में कौन सा मॉडल है? निर्देशकों के लोकतंत्र के संबंध में कौन सा मॉडल है? तो निर्देशकों के लोकतंत्र के संबंध में संस्थागत लोकतंत्र और प्रभावी लोकतंत्र, इन दोनों मॉडल का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी, संस्थागत मॉडल और प्रभावी लोकतंत्र। संस्थागत लोकतंत्र मॉडल और प्रभावी लोकतंत्र मॉडल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि संस्थागत लोकतंत्र का संबंध किन तत्वों से है? तो जो संस्थागत लोकतंत्र है इनका संबंध है सार्वभौम वयस्क मताधिकार से। सार्वभौम अवयस्क मताधिकार से संबंधित है संस्थागत लोकतंत्र। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक लोकतंत्र किन तत्वों पर टिका हुआ है? जो क्रियात्मक लोकतंत्र है वह टिका हुआ है लोकतंत्र, भागीदारी और प्रतिस्पर्धा पर, इन तीनों पर। ऑप्शन डी सही होगा। लोकतंत्र टिका हुआ है क्रियात्मक लोकतंत्र, भागीदारी और प्रतिस्पर्धा पर। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगला है कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की सर्वेक्षण विधि में कौन से तत्व समाहित है? तो जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है इसकी सर्वेक्षण विधि में समाहित है सामाजिक आर्थिक आंकड़े, बहुपरिवर्तनीय संबंध और मतदान प्रतिशत। ये प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की सर्वेक्षण की विधियों के तत्वों में सम्मिलित है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये सभी सामाजिक आर्थिक आंकड़े, बहुपरिवर्तनीय संबंध और मतदान प्रतिशत। नेक्स्ट है सर्वेक्षण विश्लेषण की कौन सी त्रुटियां हैं? तो जो सर्वेक्षण विश्लेषण इसकी त्रुटियां हैं गुणवत्तात्मक आंकड़ों का सही न होना और चुनावों के बीच अवधि के आंकड़े न प्रदान करना। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सर्वेक्षण विश्लेषण की त्रुटियां हैं गुणवत्तात्मक आंकड़ों का सही न होना और चुनाव के बीच की अवधि के आंकड़े जो हैं वह नहीं प्रदान करना। ये जो हैं त्रुटियां हैं सर्वेक्षण विश्लेषण की। ऑप्शन सी सही होगा। ए और बी दोनों। अगला है कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र ने किस प्रकार का योगदान दिया? प्रक्रियात्मक लोकतंत्र ने किस प्रकार का योगदान दिया? तो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र ने राष्ट्र निर्माण का योगदान दिया था। ऑप्शन सी, राष्ट्र निर्माण का। अगला है कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को आधुनिकीकरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी। आधुनिक सिद्धांत का कौन सा लक्ष्य नहीं है?
तो आधुनिक सिद्धांत का लक्ष्य नहीं है समान आर्थिक उत्थान। समान आर्थिक उत्थान ये लक्ष्य नहीं है आधुनिक सिद्धांत का। बाकी देखिए, आधुनिक सिद्धांत का लक्ष्य है स्थिर लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण और विकास में स्थिरता। नेक्स्ट है कि सत्तावाचक लोकतंत्र का संबंध किससे है? सत्तावाचक लोकतंत्र का संबंध किससे है? तो जो सत्तावाचक लोकतंत्र है इसका संबंध है धर्मनिरपेक्षता, कल्याणवाद और विकास पर राज्य की भूमिका से। ये सभी, ऑप्शन डी ये सभी। अगला है कि सभ्य समाज में कौन सा लोकतंत्र अनिवार्य है? तो सभ्य समाज में सत्तावाचक जो लोकतंत्र है यह अनिवार्य है। ऑप्शन बी, सत्तावाचक लोकतंत्र जो है वह सभ्य समाज में अनिवार्य है। अगला प्रश्न हमारा है कि संघीय कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष होता है। तो संघीय कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके संचालित होती है? किसके द्वारा संचालित होती है? भारत सरकार की समस्त जो कार्यपालिका कार्यवाही है वह संचालित होती है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में एक केंद्रीय कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका का प्रावधान है? संविधान के किस भाग में एक केंद्रीय कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भाग 5 में। ऑप्शन सी हमारा सी होगा, भाग 5 में। भाग 5 में एक केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय की कार्यपालिका का प्रावधान है भाग 5 में। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो अनुच्छेद 56 के तहत। अनुच्छेद 56 के तहत जो राष्ट्रपति है वह अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से जो सही नहीं है वह है ऑप्शन बी, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित हो जाना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश है वह संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित हो जाना चाहिए? तो जारी हो जाना चाहिए 6 माह में। ऑप्शन सी, 6 माह में यह जारी हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना निषेधाधिकार शक्ति यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है तो केवल साधारण विधेयकों के लिए। राष्ट्रपति केवल साधारण विधेयकों के लिए अपने शक्ति वीटो का प्रयोग कर सकता है। निषेधाधिकार की शक्ति जिसे वीटो कहते हैं, वीटो का प्रयोग करता है केवल साधारण विधेयकों के लिए। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा राष्ट्रीय संकट की घोषणा करता है केवल बाह्य आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति संकट की घोषणा करता है, राष्ट्रीय संकट की। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संघीय व्यवस्था का सही चित्रण करता है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था का सही चित्रण करता है ऑप्शन बी कि यह एक एकात्मक व्यवस्था प्रदान करता है जिसमें संघीय व्यवस्था के लक्षण विद्यमान है, न कि संघीय व्यवस्था जिसमें एकात्मक व्यवस्था के लक्षण विद्यमान है। ऑप्शन बी जो है यह चित्रण करता है भारतीय संघीय व्यवस्था का, संघीय व्यवस्था का चित्रण करता है। यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था प्रदान करता है जिसमें संघीय व्यवस्था के लक्षण विद्यमान है। भारतीय संघीय व्यवस्था जो है उसमें क्या होती है तो एकात्मक व्यवस्था प्रदान करता है, एकात्मक जो व्यवस्था है वह प्रदान करता है और इसके अंतर्गत ही संघीय व्यवस्था के लक्षण विद्यमान होते हैं। ये नहीं कि वह संघीय व्यवस्था प्रदान करके संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एकात्मक व्यवस्था के लक्षण विद्यमान है, ये नहीं है। तो एकात्मक व्यवस्था प्रदान करता है, इसके एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ही संघीय व्यवस्था के लक्षण विद्यमान होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य स्वेच्छा से संघ में शामिल हुए हैं। ऑप्शन ए, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य जो हैं वह स्वेच्छा से संघ में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत संघ का उदय हुआ, जो भारतीय संघ है उसका उदय हुआ केंद्र प्रसारित शक्तियों के कारण। ऑप्शन ए, केंद्र प्रसारित शक्तियों के कारण भारतीय संघ का उदय होता है।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह कथन है केसी वियर का। नेक्स्ट है भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है। भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है वह एकात्मक हो सकती है बाहरी संकट के समय। बाहरी संकट के समय जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है वह एकात्मक हो सकती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 जो है यह अनुच्छेद जो है वह शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसका वर्णन कुछ अनुसूचियों में किया गया है, जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट है कि विधान पालिका का द्विसदनीय होना किसकी आवश्यक शर्त है? विधान पालिका का द्विसदनीय होना यह आवश्यक शर्त है संघीय सरकार का, ऑप्शन ए। संघीय सरकार की आवश्यक शर्त है विधान पालिका का द्विसदनीय होना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को संविधान के आधारभूत ढांचे को का आवश्यक तत्व बताया? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को संविधान के आधारभूत ढांचे के आवश्यक तत्व के रूप में बताया? तो वह था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग स्थापित करने का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग स्थापित करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न हमारा है कि किसके निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य निर्वाचन आयोग का है? किनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य है निर्वाचन आयोग का? तो हमारा ऑप्शन सी होगा डी, यानी लोकसभा का चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव और विधानसभाओं का चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना का निर्वाचन आयोग का कार्य है, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है किन अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राज्यपाल हैं वह राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है? तो अनुच्छेद 192 के तहत। अनुच्छेद 192 के तहत जो राज्यपाल हैं वह राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श करते हैं, अनुच्छेद 192 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संशोधन 1996 के तहत पर्यवेक्षक सीधे किसे रिपोर्ट देते हैं? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संशोधन 1996 के तहत जो पर्यवेक्षक हैं वह सीधे रिपोर्ट देते हैं भारत निर्वाचन आयोग को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि संसद राज्य विधानमंडल के बारे में कानून नहीं बनाती तो राज्य विधानमंडल अपने सदन के निर्वाचन संबंधी कानून बना सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि संसद राज्य विधानमंडल के बारे में कानून नहीं बनाती तो राज्य विधानमंडल अपने सदन के निर्वाचन संबंधी कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद 328 के तहत। अनुच्छेद 328 के तहत यदि संसद राज्य विधानमंडल के बारे में कानून नहीं बनाती तो जो राज्य विधानमंडल है वह अपने सदन के निर्वाचन संबंधी कानून बना सकता है, अनुच्छेद 328 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, ऑप्शन डी हमारा सी होगा सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है कि किस मतदान के अंतर्गत मतदान का अधिकार दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है? किस मतदान के अंतर्गत मतदान का अधिकार दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी प्रॉक्सी मतदान के अंतर्गत। अगला हमारा प्रश्न है संसद तथा राज्य विधानसभा के जो सभा है उसको अचानक भंग करके कराए गए चुनाव को क्या कहा जाता है? संसद तथा राज्य विधानसभा को अचानक भंग करके जो चुनाव कराए जाते हैं उसे कहा जाता है स्नैप पोल। स्नैप पोल कहा जाता है संसद तथा राज्य विधानसभाओं को अचानक भंग करके कराए गए चुनाव को। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम सर्वप्रथम किस राज्य में अपनाई गई?
तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन जो है यह सर्वप्रथम अपनाई गई थी गोवा में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, गोवा में। क्वेश्चन है पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है। तो जो पंचायती राज है वह आधारित है लोकतंत्र विकेंद्रीकरण पर। ऑप्शन बी। अगला है कि पंचायती राज का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में राजनीतिक जागृति बढ़ाता है। ऑप्शन बी। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया गया है। तो संविधान का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, इसके तहत राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन करने का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण है जनता की भागीदारी। ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत स्तर है। तो गोवा, पंजाब और गुजरात, इन तीनों में त्रिस्तरीय पंचायत स्तर है। ऑप्शन हमारा होगा डी, ये सभी। निम्न में से किस राज्य में जनजाति परिषद है। तो जनजाति परिषद है मेघालय में। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बलवंत राय मेहता की संस्तुतियों में निम्नलिखित में कौन सा एक था जो कि सम्मिलित नहीं था। तो जो सम्मिलित नहीं था वह था राज्य स्तर पर राज्य परिषद। यह सम्मिलित नहीं था बलवंत राय मेहता की संस्तुतियों में। बाकी इन्होंने त्रिस्तरीय संस्तुति दी थी पंचायती राज की, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की ये बात करते हैं। तो जो सम्मिलित नहीं था वह था राज्य स्तर पर राज्य परिषद। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस पंचायती राज ढांचे की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की वकालत की थी, सिफारिश की थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत में के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 148 के तहत। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों की सर्वप्रथम निम्न में से किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी जो प्रतिवेदन है वह सर्वप्रथम प्रस्तुत किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया था। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था संविधान द्वारा। ऑप्शन बी, संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर जो नियुक्ति का कार्यकाल होता है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो भारत और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है कि उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, यह सही नहीं है महालेखा परीक्षक के संबंध में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित नहीं है। वह कथन है ऑप्शन सी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम के नियंत्रण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो रहा है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति एवं निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि जो सार्वजनिक राजस्व है वह राजकोष में जमा हो रहा है।
यह संबंधित नहीं है महालेखा परीक्षक के कर्तव्य से। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की जो अंतिम जिम्मेदारी होती है वह होती है संसद की। ऑप्शन सी संसद की। नेक्स्ट है, राज्य का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है। तो राज्य का अर्थ है भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, शासन। ऑप्शन डी ये सभी। राज्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शासित होते हैं। तो राज्य शासित होते हैं कानून द्वारा। ऑप्शन ए। फिलोमोर का राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित आशय है। फिलोमोर का राज्य के संदर्भ में जो आशय है वह है निश्चित भूखंड निवास। निश्चित भूखंड निवास। ऑप्शन बी। अगला है कि राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। इसका आशय निम्नलिखित में से क्या है। राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। इसका आशय क्या है। इसका आशय है राज्य के संदर्भ। ऑप्शन सी राज्य का संदर्भ। राज्य की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो राज्य की प्रकृति है आदर्शवादी, वैधानिक और आंशिक सिद्धांत। ऑप्शन डी ये सभी। आदर्शवादी सिद्धांत का निम्नलिखित में से क्या आशय है। तो आदर्शवादी सिद्धांत का आशय है राज्य साहस तथा व्यक्ति साधन है। राज्य जो है देखिए साध्य होगा। राज्य साध्य तथा व्यक्ति साधन है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वैधानिक सिद्धांत से आशय है। तो वैधानिक सिद्धांत से आशय है राज्य द्वारा निगमित सिद्धांत। ऑप्शन सी राज्य द्वारा निगमित सिद्धांत है। वैधानिक सिद्धांत से आशय है राज्य द्वारा निगमित सिद्धांत। नेक्स्ट, राज्य की प्रकृति में मार्क्सवादी सिद्धांत से निम्नलिखित में से क्या आशय है। राज्य की प्रकृति में मार्क्सवादी सिद्धांत से निम्न में से क्या आशय है। तो राज्य की प्रकृति में जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसका आशय है राज्य जो है वह मानवीय चेतना का उपज है। राज्य क्या है, मानवीय चेतना का उपज है। यह राज्य की प्रकृति में मार्क्सवादी सिद्धांत का आशय है। भारतीय राज्य की प्रकृति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। भारतीय राज्य की प्रकृति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो भारतीय राज्य की प्रकृति के अंतर्गत उदारवादी राज्य, गांधीवादी राज्य और मार्क्सवादी राज्य तीनों ही सम्मिलित है। ऑप्शन डी ये सभी। राज्य की प्रकृति का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है। राज्य की प्रकृति का मूल्यांकन किया जाता है वर्ग और सामाजिक अंतर्विरोध के आधार पर। ऑप्शन बी। राज्य की प्रकृति का मूल्यांकन किया जाता है वर्ग व सामाजिक अंतर्विरोध के आधार पर। ऑप्शन बी। राज्य की उदारवादी प्रकृति का निम्नलिखित में से क्या आशय है। तो राज्य की उदारवादी प्रकृति का आशय है व्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए। एडम स्मिथ किस प्रकार के राज्य के समर्थक हैं। तो एडम स्मिथ उदारवादी राज्य के समर्थक है। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रवाद का आशय है। तो क्षेत्रवाद का आशय है क्षेत्र के लोगों की भावना एवं प्रयत्न। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण पक्ष है जो क्षेत्रवाद से संबंधित है। तो क्षेत्रवाद से संबंधित पक्ष है पृथक राज्य की मांग। पृथक राज्य की मांग संबंधित है क्षेत्रवाद से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रवाद का उद्देश्य है। तो क्षेत्रवाद का उद्देश्य है संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति। संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति संबंधित है क्षेत्रवाद के उद्देश्य से। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से। ऑप्शन बी। पंजाब राज्य का पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ। तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ वर्ष 1966 में। ऑप्शन ए। असम राज्य का पुनर्गठन हुआ 1968 में। ऑप्शन ए। असम राज्य का पुनर्गठन होता है 1968 में। 1968 में असम पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किसे शामिल किया गया। तो मेघालय को शामिल किया गया। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट
एक्ट संबंधित है आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो तेलंगाना राज्य का गठन होता है 2 जून 2014 को। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी है वह संबंधित है तमिलनाडु से। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की निम्नलिखित में से कौन सी मांग है? तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी जो है इसकी मांग थी ऑप्शन डी संप्रभु द्रविड़ स्थान राज्य की मांग करते थे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी। नेक्स्ट है खालिस्तान की मांग का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया? तो जो खालिस्तान है इसकी मांग का नेतृत्व किया था तारा सिंह ने खालिस्तान की मांग का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है रामल्लू की मृत्यु कितने दिनों के आमरण अनशन के बाद हुई थी? तो जो रामल्लू है इनकी मृत्यु हुई थी 56 दिन के आमरण अनशन के बाद। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद रामल्ली की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी सही होता है 56 दिन के बाद। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। ऑप्शन ए। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो इस समय भारत में जो राष्ट्रीय दल है वह 7 है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 है। भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव से वर्ष 1977 तक किस दल की प्रधानता बनी रही थी? भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव से वर्ष 1977 तक किस दल की प्रधानता बनी रही थी? तो वह थी कांग्रेस। नेक्स्ट है भारत के पहले आम चुनाव के दौरान कांग्रेस को कितने प्रतिशत मत जो है वह प्राप्त हुए? तो कांग्रेस को पहले आम चुनाव के दौरान जो मत प्राप्त हुए थे वह थे 45%। ऑप्शन बी 45%। भारत के पहले आम चुनाव के दौरान किस दल को दूसरे स्थान पर मत प्राप्त हुए थे? भारत के पहले आम चुनाव के दौरान वह कौन सा दल था जिसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था? तो वह जो दल थे वह थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को पहले आम चुनाव के दौरान दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद पहली बार किस वर्ष केंद्र में कांग्रेस सत्ता से पदच्युत हुई थी? स्वतंत्रता के बाद पहली बार किस वर्ष केंद्र में कांग्रेस सत्ता पदच्युत हुई थी? तो वर्ष 1977 में। ऑप्शन सी होगा, वर्ष 1977 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो कांग्रेस है वो केंद्र सत्ता से पदच्युत हुई थी 1977 में। नेक्स्ट है किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? तो वर्ष 1989 के चुनाव के बाद। वर्ष 1989 के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया 1989 से। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष जनता पार्टी, लोक दल और जन मोर्चा के विलय के साथ जनता दल का जन्म हुआ? किस वर्ष जनता पार्टी, लोक दल और जन मोर्चा के विलय के साथ जनता दल का जन्म हुआ? तो 1989 में। ऑप्शन बी 1989 में। जनता दल में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो जनता दल में प्रथम विभाजन हुआ वह वर्ष 1990 में हुआ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जनता दल एस की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो जो जनता दल एस थी उसकी स्थापना करते हैं चंद्रशेखर देवीलाल। ऑप्शन ए चंद्रशेखर देवीलाल द्वारा की गई। नेक्स्ट है जनता दल अ जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय लोक दल के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी अजीत सिंह ने। अजीत सिंह द्वारा राष्ट्रीय लोक दल के नाम से जाना जाता है जो जनता दल अ, इसकी स्थापना की गई थी। समाज पार्टी की स्थापना की थी जॉर्ज फर्नांडिस ने। जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा समाज पार्टी की स्थापना की गई। लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसमें लोक का अर्थ है सरकार से संबंधित। लोक का अर्थ क्या है? सरकार से संबंधित है। लोक प्रशासन जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसमें जो लोक शब्द है इसका अर्थ है सरकार से संबंधित। ऑप्शन बी।
लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य है लोक नीति को पूरा अथवा क्रियान्वित करना। यह कथन है एल.डी. वाइट का। एल.डी. वाइट का कथन है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य है लोक नीति को पूरा अथवा क्रियान्वित करना। लोक प्रशासन का प्रथम चरण माना जाता है 1987 से 1926 तक। ऑप्शन ए 1987 से 1926 लोक प्रशासन का प्रथम चरण माना जाता है। लोक प्रशासन का पृथक विषय के रूप में जन्म किस देश में हुआ? तो लोक प्रशासन का पृथक विषय के रूप में जन्म होता है अमेरिका में। ऑप्शन ए अमेरिका में। लोक प्रशासन के जनक हैं प्रोफेसर वुडरो विल्सन। ऑप्शन बी वुडरो विल्सन है लोक प्रशासन के जनक। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक है एल.डी. वाइट की। ऑप्शन सी एल.डी. वाइट की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग किसे कहा गया? तो लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग 1927 से 1937 को कहा गया। 1927 से 1937 तक के काल को कहा गया। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पुस्तक है चेस्टर बर्नार्ड की। चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। लोक प्रशासन का चतुर्थ चरण किस वर्ष को माना जाता है? तो लोक प्रशासन का चतुर्थ चरण माना जाता है 1947 से 1970 तक को। ऑप्शन है 1947 से 1970 तक का जो चरण वर्ष है वह चतुर्थ चरण के अंतर्गत आता है लोक प्रशासन के। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक है हर्बर्ट साइमन की। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल किस चरण में दिया गया? तो लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया चतुर्थ चरण में, पंचम चरण में। ऑप्शन डी पंचम चरण 1971 से वर्तमान में। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के जन्मदाता हैं डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के जन्मदाता हैं। वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित पुस्तक वर्ष 1911 में प्रकाशित हुई। वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित पुस्तक 1911 में प्रकाशित हुई जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में प्रकाशित होती है जो कि वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन ए। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है प्रबंधकीय व्यवहार में विज्ञान को लागू करना, प्रत्येक कार्य का विश्लेषण तथा निरीक्षण करना, अपने अपने कार्य को करने के लिए कर्मचारियों का चयन करना। उपयुक्त सभी ये तीनों सम्मिलित है वैज्ञानिक प्रबंधन से। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा का विकास कब हुआ? टेलर की जो वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा है उसका विकास होता है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ऑप्शन सी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा का प्रारंभ होता है। एफ डब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना किसके द्वारा की? तो एफ डब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना की थी मानव संबंध सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन डी मानव संबंध सिद्धांत के द्वारा। टेलर के अध्ययन को कहा जाता है तो टेलर के अध्ययन को कहा जाता है समय और गति का अध्ययन। ऑप्शन ए समय और गति का अध्ययन। प्रबंध एक सच्चा विज्ञान है। प्रबंध एक सच्चा विज्ञान है यह कथन है एफ डब्ल्यू टेलर का। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो पुस्तक है जो कि 1911 में प्रकाशित होती है यह है एफ डब्ल्यू टेलर की। ऑप्शन सी। नौकरशाही को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नौकरशाही को अधिकारी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए अधिकारी तंत्र के नाम से। नौकरशाही के प्रकार हैं तो नौकरशाही के प्रकार हैं अभिभावक नौकरशाही, संरक्षक और योग्यता नौकरशाही, जातीय नौकरशाही। ये सभी ऑप्शन डी सही होता है हमारा। नौकरशाही के प्रकार हैं अभिभावक नौकरशाही, संरक्षक व योग्यता नौकरशाही और जातीय नौकरशाही। ये तीनों ऑप्शन डी हमारा सही होगा ये सभी। नेक्स्ट है न्यू डिपोटिज्म। न्यू डिपोटिज्म पुस्तक के लेखक हैं लॉर्ड हिवर्ट। लॉर्ड हिवर्ट की पुस्तक है न्यू डिपोटिज्म।
नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, यह कथन है रैमजे म्योर का। ऑप्शन है रैमजे म्योर का। नेक्स्ट है, शासन एक ऐसा माध्यम है जो किसी देश के प्रबंध में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के विकास हेतु उपयोग किया जाता है। शासन एक ऐसा माध्यम है जो किसी देश के प्रबंधन में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के विकास हेतु उपयोग किया जाता है। यह परिभाषा दी गई है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत। निम्नलिखित में से सरकार के कौन से अंग हैं? तो सरकार के अंग हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सभी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी। निम्न में से किसमें एक सदनीय व्यवस्थापिका है? तो एक सदनीय व्यवस्थापिका है यूनान और बुल्गारिया दोनों जगह। ऑप्शन सी होगा हमारा, ए और बी दोनों, यूनान और बुल्गारिया में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। निम्न देशों में से किसमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका भारत, ब्रिटेन और अमेरिका, इन तीनों जगह है। ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। ब्रिटेन में संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो जो ब्रिटेन का ऊपरी सदन है संसद का, उसे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ऑप्शन ए। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं। ऑप्शन बी। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें शामिल है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला और अधीनस्थ न्यायालय। ऑप्शन डी। ये सभी, ये तीनों सम्मिलित हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालय। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी शासन के हितधारकों को किन 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी शासन के हितधारकों को किन 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है? तो राज्य, बाजार और नागरिक। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी शासन के हितधारकों को राज्य, बाजार और नागरिक 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन डी। ये तीनों, ये सभी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, DARPG की रिपोर्ट शासन की दशा मूल्यांकन की एक रूपरेखा में शासन के 5 आयामों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? जो DARPG है, जो 5 की रिपोर्ट जो है, इसमें शासन की दशा मूल्यांकन की रूपरेखा में 5 आयाम शामिल थे। इनमें से वह कौन सा एक आयाम नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं था वह था नैतिक आयाम। बाकी राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक, विधिक और न्यायिक, ये 5 सम्मिलित थे। नैतिक आयाम सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन शासन के राजनीतिक आयामों के प्रमुख अवयव हैं? तो राजनीतिक जो शासन के राजनीतिक आयाम हैं, इसके अवयव जो है मताधिकार, विधायिका की कार्यपद्धति, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, ये तीनों हैं। ये सभी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी। ये सभी। नेक्स्ट है, शासन के विधिक आयामों में कौन शामिल नहीं है? तो शासन के विधिक आयामों में शामिल नहीं है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी। राजनीतिक विकेंद्रीकरण सम्मिलित नहीं है शासन के विधिक आयामों में। शासन के विधिक आयाम है कानूनी व्यवस्था, अधिकारों की सुरक्षा और न्यायिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शासन में प्रशासनिक आयाम के अवयव हैं? तो शासन में प्रशासनिक आयाम के अवयव हैं नागरिक इंटरफेस, सेवा वितरण, भ्रष्टाचार बोध। ऑप्शन डी। ये सभी। शासन में प्रशासनिक आयाम के अवयव हैं नागरिक इंटरफेस, सेवा वितरण, भ्रष्टाचार बोध, ये सभी। अगला है, सुशासन की विशेषता निम्न में से निम्न को शामिल करती है। जो सुशासन की विशेषता है वह निम्न को शामिल करती है। तो भागीदारी, कानून का शासन और पारदर्शिता, ये सभी को शामिल करती है। सुशासन की विशेषताओं के अंतर्गत ये सम्मिलित है भागीदारी, कानून का शासन और पारदर्शिता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत या संबंध में उपबंध करने की अधिकृत है? कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन बी। राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण।
ऑप्शन डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण संबंधित नहीं है स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराने हेतु जो निर्णय लिया जाता है वह राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा। पंचायतों के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993 में पंचायतों के संबंध में भारतीय संविधान में 1993 में प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण एवं ग्राम पंचायतों में महिलाओं के 30% स्थान आरक्षित संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली को पंजीकृत लोग। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक जो नामावली है उसके पंजीकृत लोग हैं, यह संबंधित है ग्राम सभा। ये है ग्राम सभा का अभिप्राय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन के सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। नेक्स्ट है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो जो मनरेगा कार्यक्रम है यह अनुच्छेद 43 के तहत लागू किया गया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन डी, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन डी हमारा सी होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।